नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 13 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोर्ट की वैकेशंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज आईआईटी की प्लेसमेंट कमेटीज ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं। और तीसरा इथेनॉल ब्लेंडिंग, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक आज के देश में। मतलब आजकल बहुत सुर्खियों में है ये टॉपिक, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप ये जो क्यूआर कोड है स्कैन कर लीजिए, और ये स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कोर्ट्स की समर वैकेशंस से संबंधित है। 5 करोड़ भारतीय वेट करते हैं जब कोर्ट छुट्टियां लेती हैं, गर्मियों की या फिर सर्दियों की। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं ना, वो 1 जून से स्टार्ट होती हैं और 12 जुलाई को खत्म होती हैं। तो गर्मियां की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट की खत्म होने वाली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से काम करना स्टार्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पूरी तरह से बंद रहती है। छोटे मोटे मामलों की सुनवाई होती रहती है, जैसे बेल संबंधित मामलों की या फिर स्टे लगवाना है, तो वो मामले सिर्फ सुने जाते हैं। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट छुट्टियां लेती हैं या फिर हाई कोर्ट या छोटी कोर्ट्स भी लेती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? हाई कोर्ट भी लेती हैं, लेकिन उनकी छुट्टियों की डेट अलग होती है। और इवन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो भी हाई कोर्ट के शेड्यूल के हिसाब से चलती हैं, वो भी छुट्टियां लेती हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। ये मैंने आपको कंटेक्स्ट दे दिया। देखो, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होता है जिसका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने शक की बिना पे पकड़ा हुआ है, वो जेल में है। लेकिन हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है जब तक किसी पे आरोप साबित नहीं हो जाता है वो इनोसेंट है। और देखो, दुर्भाग्य ये है, हमारे देश में टोटल जितने लोग जेलों में बंद है ना, प्रिजन्स में हैं, उसमें से देखो 75% तो इनोसेंट है, यानी अभी अंडर ट्रायल्स हैं। जब तक देखो साबित नहीं हो जाता क्राइम तो इनोसेंट ही बोलेंगे ना, तो अंडर ट्रायल उनको बोल सकते हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखो जिस क्राइम में वो बंद है ना, और उस क्राइम में जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है ना, उससे भी ज्यादा सजा उन्होंने उससे भी ज्यादा समय उन्होंने जेल में काट लिया है, लेकिन अभी ट्रायल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सोचो कितने दुर्भाग्य की बात है। किसी क्राइम के आरोप में महेश को पकड़ा जाता है, उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल हो सकती है, लेकिन महेश बेचारा 4 साल से जेल में बंद है। छोड़ दो यार महेश को बेचारे को। तो हुसैनारा खातून केस है 1979 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी, राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है जस्टिस डिलेड, जो कि है जस्टिस डिनाइड। जब देखो हॉस्पिटल छुट्टियां नहीं लेते, काम करना बंद नहीं करते, पुलिस स्टेशंस नहीं करते, मार्केट चलती रहती है, तो भाई कोर्ट को क्या पड़ी है इतनी ज्यादा छुट्टियां लेने की? और ये तब जब इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। ये देखो, टोटल पेंडिंग केसेस कितने? 5.39 करोड़। मैसिव पेंडेंसी है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4.76 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 63.6 लाख, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक का हाईएस्ट नहीं, पिछले 30 साल का हाईएस्ट 92,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और नीति आयोग और कई सारी गवर्नमेंट स्टडी ये कहती हैं इसी रेट से अगर केसेस को डिस्पोज किया जाता रहा तो भाई 300 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा केसेस की पेंडेंसी को खत्म करने में। और यहां पे जजेस की छुट्टियां नहीं खत्म होती। कितनी गलत बात है यार। तो ये जो छुट्टियों का रिवाज है ना, ये भाई अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। अंग्रेज क्या थे, वो उनके वहां सिस्टम थोड़ा ठंडा था। मतलब अंग्रेज जज भारत में काम करने के लिए आते तो उन्हें यहां पे गर्मी लगती थी, क्योंकि वो इंग्लैंड से आए। इंग्लैंड में आपको पता है एटमॉस्फेयर वगैरह थोड़ा ठंडा रहता है, तो वो भारत आके काम करते, उनको इतनी गर्मी सहन नहीं होती। तो वो गर्मियां वगैरह जब आती ना, तो वो हिल्स में चले जाते थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और इवन जब क्रिश्चियन वो उनका क्रिसमस आता, नया साल आता, तब भी वो बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं। तो ये ब्रिटिश ईरा का रिवाज चला आ रहा है छुट्टियां लेने का। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी वो ट्रेडिशन हमारे देश में खत्म नहीं हुआ है। हमारे जज
सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट एक साल में ऑलमोस्ट 190 दिनों के लिए काम करती है, जबकि कंपेरेटिव डेमोक्रेसीज का देखेंगे तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समय के लिए काम करती है। हमारे देश में एवरेज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि छुट्टियां ज्यादा। 2024 में ना एक रिफॉर्म आया था, और रिफॉर्म क्या आया था, आपको हंसी आएगी। रिफॉर्म ये था कि देखो, जब छुट्टियां लेती है ना सुप्रीम कोर्ट जैसे, तो उस समय ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बेल संबंधित मामलों की और स्टे संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। कौन करती है? समर वेकेशन करती है, और समर कोर्ट करती है, ऐसा कुछ नाम है इनका, समर वेकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में डिसाइड किया कि इसका नाम बदल के ना पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज रख दिया जाए, पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज। लेकिन भाई, क्या जनता बेवकूफ है क्या? नाम बदलने से कोई सिचुएशन थोड़ी ना ठीक होगी। आपने सिर्फ नाम बदल दिया, पहले समर वेकेशन, अब पार्शियल कोर्ट वर्किंग डे। नाम बदलने से रिफॉर्म थोड़ी ना आ गया, है ना। फिर एक दूसरा देखो, बैलेंस्ड व्यू भी है। बैलेंस्ड व्यू क्या है? बैलेंस्ड व्यू देखो ये है, मतलब जो जजेस की पर्सपेक्टिव से हम देखें, जज लोग ये कहते हैं कि आम दिनों में ना हमारे सामने इतने केसेस आते हैं सुनवाई के लिए, हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो ऐसा नहीं है कि समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में हम खाली बैठे होते हैं, नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई हो चुकी है, अब उन पे वर्डिक्ट देना है। तो भाई, वर्डिक्ट देना है तो वर्डिक्ट तैयार करना पड़ेगा ना, रेडी करना पड़ेगा। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम उन मामलों का वर्डिक्ट तैयार करते हैं जिनकी सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि आम दिनों में हमारे पास में सोचने का टाइम ही नहीं होता। तो ये जजेस का व्यू है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो चलो, छुट्टियां तो एक प्रॉब्लम है, मतलब इससे इंकार नहीं किया जा सकता, छुट्टियां तो प्रॉब्लम है। बट भाई आप ये देखो ना, वैकेंसीज बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप हाईकोर्ट का एग्जांपल लीजिए, जितनी टोटल जजेस की स्ट्रेंथ सैंक्शन है ना, किसी भी समय 1/3 पोस्ट तो खाली पड़ी रहती हैं। अगर मान ले हाईकोर्ट छुट्टियां भी लें, ये पोस्ट भरी हुई हों, तो सुनवाई कम से कम चलती रहे ना, लेकिन नहीं, 1/3 पोस्ट तो खाली पड़ी रहती हैं किसी भी समय पे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब सजेशंस देते हैं राइटर, सजेशंस थोड़े इनोवेटिव हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2023, लॉ कमीशन और जस्टिस मलिमथ कमेटी सबने एक रिकमेंडेशन दी कि भाई छुट्टियां धीरे धीरे करके ले लो ना, स्टैगर ढंग से ले लो। जैसे कभी भी देखो आप, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, सब एक ही समय पे छुट्टियों में नहीं जाते। कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई छुट्टी पे है। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको भी जजेस को छुट्टियां लेनी है, तो कभी एक जज ने ले लिया, कभी दूसरे जज ने ले लिया, ऐसे धीरे धीरे करके छुट्टियां लो ना। फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इनका इस्तेमाल करो। जैसे लोक अदालत है, दिसंबर 2024 में ना एक सीटिंग से ना 2,59,00,000 केस सोल्व हो गए। लास्ट 3 सालों में लोक अदालत की सहायता से ना 23,50,00,000 जो केसेस हैं वो सेटल हुए हैं। फिर मेडिएशन एक्ट 2023, मतलब कोर्ट में केस आने से पहले मीडिएशन होना चाहिए, इस पे फोकस किया जाए, इससे बहुत केसेस की पेंडेंसी कम होती है। फिर आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जैसे खास करके जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एक न्यूट्रल जो आर्बिट्रर होता है वो दोनों पार्टीज के बीच में केस को सुलझाने की कोशिश करता है। तो इन सब चीजों से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से ना केसेस की संख्या बहुत कम की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में इन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कोशिश तो होती है लेकिन ऊपर ऊपर से। फिर देखो, जज, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 62 की एज में रिटायर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 65 की एज में। राइटर कहते हैं कि भाई ये जो 65 और 62 की जो एज है ना, काफी कम एज है। मतलब इवन इसके बाद भी जजेस के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 128 के अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड बैकलॉग कोर्प्स बनाया जाए, जिसमें रिटायर्ड जजेस हों और जो पुराने केसेस को सोल्व करें। तो ये कुछ बढ़िया सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। ये कुछ पुराने क्वेश्चंस यूपीएससी ने काफी पहले पूछे थे, 2010 में, 2013 में। एक बच्चे ने पूछा कि सर आप 2025-2024 के क्वेश्चंस क्यों नहीं देते? यार, जब रेलेवेंट आते हैं तो वो भी मैं देता हूं। बात यह है कि रेलेवेंट क्वेश्चंस तो आए ना, हो सकता है कहीं 1-2 बार मिस हो गया हो, लेकिन आमतौर पे रेलेवेंट
जो क्वेश्चंस हैं पुराने किसी भी टॉपिक से संबंधित, मेरी कोशिश होती है वो सारे दिए जाएं। फिर ये पोटेंशियल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, जजिंग ग्रेजुएट्स नोट एंट्रेंस स्कोर। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आईआईटीज के बारे में आपको पता है, आईआईटीज हमारे देश में ना एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं। आईआईटीज का ख्याल जब भी हमारे मन में आता है तो मतलब तेज दिमाग, बहुत मेहनती, बहुत इंटेलिजेंट लोग आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करते हैं। और आईआईटीज को देश की नेशनल प्राइड भी माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं, जेई का टेस्ट देते हैं आईआईटी में एडमिशन हासिल करने के लिए। और जेई का एग्जाम होता है बीटेक में एडमिशन हासिल करने के लिए, और गेट का एग्जाम होता है आईआईटी में एमटेक में एडमिशन हासिल करने के लिए। अब एक चीज देखो, एक बढ़िया फैसला किया है आईआईटीज ने। क्या फैसला किया है? देखो, आईआईटीज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी प्लेसमेंट होती है, मतलब उनको रिक्रूट करने के लिए कंपनीज आती हैं आईआईटीज में। तो अब होता क्या था, पहले ना उन प्लेसमेंट्स में जो बच्चे बैठते थे ना, वो क्या करते थे, वो रिज्यूमे में अपनी रैंक भी बताते थे कि भाई मेरा आईआईटी का जो एग्जाम हुआ था, जेई के जो एग्जाम हुआ था, उसमें मेरी 60 रैंक आई, 160 आई, 200 आई, वो रैंक भी बताते थे। और इसके बेसिस पे ना जो प्लेसमेंट वाली कंपनीज थी वो जज भी करती थी बच्चे को कि अच्छा इसने जेई के एग्जाम में टॉप किया तो ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब जो प्लेसमेंट कमेटी है ना सभी आईआईटीज की, उन्होंने इस चीज पे रोक लगा दी है कि भाई कोई भी बच्चा जो प्लेसमेंट में बैठ रहा है ना, वो अपनी जेई की रैंक नहीं बताएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मतलब क्या दिक्कत है इस चीज में? कोई अपनी जेई की रैंक बता रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? कंपनीज को भी आसानी होती है अच्छे बच्चों को फिल्टर आउट करने में। परेशानी देखो ये है, बच्चा 4 साल तक पढ़ा है आईआईटी में, क्लासरूम में वो पढ़ा है, लेबोरेटरी में उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, रियल वर्ल्ड में जाके किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में जाके उसने इंटर्नशिप की है, बड़े बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स उसने हैंडल किए हैं, कॉलेज में अपने दोस्तों से सीखा है, पीयर लर्निंग उसने की है, टीम वर्क में उसने काम किया है। तो भाई कॉलेज में जब उसने इतनी सारी स्किल्स हासिल की है, और आप उसे फिर 12वीं के बाद में जो जेई का टेस्ट होता है उसके बेसिस पे उसे क्यों फिल्टर आउट कर रहे हो? समझ रहे हो? गलत है ना। 4 साल में जो उसने स्किल हासिल की है वो ऑल टुगेदर बढ़िया स्किल्स हैं, उनके बेसिस पे आप जज करो ना, ना कि 12वीं के बाद एक दिन का जो एग्जाम होता है, जितने भी घंटे का होता है, उसके बेसिस पे आप उस कैंडिडेट को जज करो। हो सकता है उसका वो दिन अच्छा ना हो, वो बीमार हो गया हो, कोई और परेशानी रही हो, तो एक दिन के बेसिस पे, एक दिन के एग्जाम के बेसिस पे उसे क्यों जज किया जाता है? तो अब जो प्लेसमेंट कमेटी है आईआईटीज की, उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट में बैठेगा वो रिज्यूमे में अपनी जो रैंक है जेई की वो नहीं दिखाएगा। और देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इसमें ना सोशल बायस भी होता था। सोशल बायस कैसे? आपको पता है, देखो आईआईटीज में जब एडमिशन होते हैं, आईआईटीज में जब एडमिशन होते हैं तो शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी शुरुआत में रैंक है, वो देखो जनरल के स्टूडेंट्स मिलेंगे। जिनके थोड़े पीछे की रैंक है लेकिन फिर भी अच्छे आईआईटी में एडमिशन हुआ है, तो जाहिर तौर पे वो, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, तभी उनको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। लेकिन अब कंपनी से रिक्रूट करने के लिए आती हैं, तो उन रैंक जब बच्चे लिखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये जनरल वाला स्टूडेंट है या रिजर्वेशन वाला स्टूडेंट है, तो फिर वो जनरल वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जबकि देखो रिजर्वेशन वाला स्टूडेंट है या फिर कोई और रूरल एरिया वाला स्टूडेंट है, तो शुरुआत उसका एक्सेस पॉइंट बेशक रिजर्वेशन रहा हो सकता है कि उसका रिजर्वेशन के दम पे उसका कॉलेज में एडमिशन रहा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसने 4 साल में जबरदस्त मेहनत की हो। 4 साल में उसने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि रिजर्वेशन से एडमिशन उसका जरूर हुआ, लेकिन अब वो बल्कि बिना रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट से भी आगे है बहुत सारी चीजों में, जिसके बेसिस पे कंपनी रिक्रूट करना चाह रही है। तो हिडन बायस की प्रॉब्लम है। और भाई रैंक नहीं लिखेंगे ना, तो होता क्या है, एक फायदा ये भी होता है कि बहुत सारे जो आईआईटीज है ना, उसमें एडमिशन होते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर के। फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब परिवार में कोई अच्छे कॉलेज में गया नहीं, या फिर कॉलेज में ही नहीं गया, रूरल स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं,
तो ये जो लोग हैं ना, ये भाई पहले 11वीं 12वीं में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एनिया उनका आईआईटी में एडमिशन हो गया, बट अब उनका जेई की रैंक के आधार पे जज किया जाएगा तो गलत है। अब कॉलेज में मेरिट के बेस पे उन्हें जज किया जाना चाहिए, ना कि उनके इनिशियल एक्सेस पॉइंट के बेसिस पे। और अगर आपको देखो स्कोर पूछना ही है तो भाई सीजीपीए का स्कोर पूछ लो ना, सीजीपीए में कितना स्कोर था, आप ये सब पूछ लो। आप इंटरव्यू में कोडिंग करवा के देख लो, टेक्निकल इंटरव्यू ले लो, रियल टाइम बेसिस पे कोई प्रॉब्लम सोल्व करवा के देख लो। समझ रहे हो? यानी बहुत सारे तरीके हैं कैपेबिलिटी पता करने के, बजाय इसके कि जेई में कितना स्कोर आया। ये और बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, जैसे डिजाइन टास्क, प्रोजेक्ट रिव्यू, केस डिस्कशन, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल असेसमेंट। ये सब आप करके देख लो, तो इसके बेसिस पे पता लग जाएगा कि वो कैंडिडेट जो है वो कितना आपके लिए काम का है। और जब देखो एक रैंक एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। कॉलेज में वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, बहुत मेहनत करेगा, फिर भी उसके जहन में एक बात रहेगी, यार मेरी रैंक अच्छी नहीं आई थी, और कहीं उस रैंक के बेसिस पे मुझे वो रिजेक्ट ना कर दें। तो नया जो सिस्टम है, सभी आईआईटीज की प्लेसमेंट कमेटी ने बोला है कि रैंक नहीं दिखा सकते। तो ये सिस्टम एंट्री पॉइंट पे फोकस नहीं करता, पिछले 4 साल में बच्चे ने क्या सीखा उस चीज पे फोकस करता है। अच्छा, एक और चीज आईआईटी प्लेसमेंट कमेटीज ने डिसाइड की है। आप ना अक्सर अखबारों में एक खबर पढ़ते हो कि आईआईटी में लगा 2 करोड़ का पैकेज। अब भाई 2 करोड़ का पैकेज किसी एक बच्चे का लगता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स पे, उनके पेरेंट्स पे प्रेशर आ जाता है कि यार आईआईटी दिल्ली में तो एक बच्चे का 2 करोड़ का पैकेज लगा है, और सभी बच्चों का इतना ही लगता होगा, हमारे बच्चे का तो कम लगा है। तो भाई एक बच्चे का पैकेज अगर ज्यादा लगा है तो उसके बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स को जज नहीं किया जाना चाहिए। तो आईआईटीज की प्लेसमेंट कमेटी ने ये बोला है कि अब ना हम क्या करेंगे, हम मीडियन पैकेज पे फोकस करेंगे कि मीडियन पैकेज कितना है कॉलेज का, उस पे फोकस किया जाएगा। और एक चीज देखो, आईआईटीज ने ये 2 फैसले लिए हैं ना, तो फैसले लेते वक्त उन्होंने ये बोला है कि हम ना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें जो सारी बातें बोली गई हैं कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करो, क्रिएटिविटी पे फोकस करो, तो हमारा जो मेन मकसद है यही है कि बच्चे 4 साल में यही चीजें सीखें, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके बेसिस पे कंपनीज उनको रिक्रूट करें। तो उसी दिशा में ये प्रयास है जो आईआईटीज ने 2 फैसले लिए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये रहा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला पॉइंट कि एथिकल जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें सिखाने पे फोकस है, माइंड्स को ट्रेन करने पे फोकस है, ताकि बढ़िया से प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बने। तो ये कीवर्ड्स हैं, कुछ आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ये 2023 में पूछा था क्वेश्चन। द फोकस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम mere एक्सेस एंड एग्जामिनेशन टू क्वालिटी एंड होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो इशू है ना, हमारे देश में अभी काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करके बेचना। अभी एक टर्म काफी ज्यादा सुर्खियों में है, E20 फ्यूल। E20 फ्यूल मतलब जो पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है ना, उसमें देखो 20% जो है वो इथेनॉल मिला हुआ होता है। और इथेनॉल किससे मिलता है? इथेनॉल बायोमास से प्रोड्यूस होता है। बायोमास जैसे देखो गन्ने का जूस है, शुगर केन जूस हो गया, या फिर डैमेज्ड ग्रेन हो गए। डैमेज्ड ग्रेन मतलब जैसे यार राइस, डैमेज्ड राइस है, या फिर मक्का है, इनसे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इनसे प्रोड्यूस होके इसको मिलाया जाता है किसमें? पेट्रोल में। आप बोलोगे सर मिलाते क्यों हैं? मिलाने के देखो काफी रीजन हैं। सरकार ये कहती है कि हम ना 85% जो क्रूड ऑयल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, और मान लो हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिला के बेचेंगे तो हमें कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो?
20% कम इथेनॉल जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर सरकार कहती है इथेनॉल जो है वो ग्रीन फ्यूल है, इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है तो कार्बन का जो एमिशन है कम होता है। फिर सरकार तीसरा आर्गुमेंट ये देती है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कि किसानों की इनकम बढ़ती है। किसानों की इनकम कैसे बढ़ती है? क्योंकि जैसे गन्ना है, अब गन्ने का उपयोग हो रहा है मान लो इथेनॉल बनाने के लिए, राइस या फिर मेज का यूज किया जा रहा है इथेनॉल बनाने के लिए, तो इससे किसानों को भी उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। ये पॉलिसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई 2018 में थी। रिवाइज टारगेट ये था कि E20 यानी 100% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला हुआ होना चाहिए। ये टारगेट 2025 तक का था। पहले 2030 तक का था, फिर इसे एडवांस करके 2025 कर दिया गया। अब E20 हमारे देश में हो चुका है। तो ये तो अभी तक देखो आपने सिर्फ सरकार के आर्गुमेंट सुने। अब इस इश्यू के गहराई में हम उतरते हैं। पहली चीज देखो, जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है $70 पर बैरल से कम रेट पे है ना, मान लो $65 पर बैरल के रेट पे तेल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो भाई वो तेल सस्ता पड़ता है, लेकिन हमारे देश में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला तेल है E20 वाला, वो बल्कि महंगा बिकेगा। यानी इथेनॉल मिलाने से तेल जो है और ज्यादा महंगा हो रहा है। अगर प्रोवाइडेड कंडीशन ये है इंटरनेशनल मार्केट में तेल जो है $70 पर बैरल से कम है, तो ये तो गलत है ना यार। मतलब कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम है तो उसका फायदा कस्टमर्स को मिलना चाहिए। अननेसेसरली फिर इथेनॉल को ब्लेंड करने का क्या फायदा। अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट देखो ये है, ये कंसर्न है कि जो नई गाड़ियां हैं वो तो देखो E20 के हिसाब से नई गाड़ियों के इंजन हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के जो इंजन है वो E20 के हिसाब से नहीं है। इसलिए बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं कुछ कुछ कहीं कहीं। अब कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आती हैं। ये अब सरकार के ऊपर है वो जांच करके बताए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी नहीं बड़ी है। दूसरा, माइलेज भी कम होने की शिकायतें आती हैं कि पुरानी गाड़ी है माइलेज कम हो गई है। गवर्नमेंट का एक जस्टिफिकेशन देना कि भाई फार्मर्स को कंपनसेशन ज्यादा मिलता है E20 की वजह से, ये झूठ है। फार्मर्स को फायदा ज्यादा नहीं होता है। फार्मर्स को फायदा ज्यादा होने के बजाय जो शुगर मिल के मालिक हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा जो इथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, ना कि किसानों को। किसान को तो बेचारों को उतने दाम मिलते हैं, लेकिन जो शुगर मिल वाली कंपनीज हैं या फिर जो इथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं, ये बीच में मिडिलमैन की तरह मुनाफा खा जाते हैं। सोच के देखो, कस्टमर ज्यादा पैसे दे रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए, किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, और बीच में जो हिडन सब्सिडी है वो खा ली जाती है किसके द्वारा? शुगर इंडस्ट्री के द्वारा, डिस्टिलरीज के द्वारा, ना कि फार्मर्स के द्वारा। फिर आप एक रीजन ये देखो कि भाई जो शुगर केन है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर केन उगाने में इतना पानी लगता है। अब इतना इतना पानी हमारा वेस्ट हो रहा है और उससे फिर हम आगे जाके इथेनॉल बना रहे हैं, तो क्रूड ऑयल तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन उतना ही हमारा पानी वेस्ट हो गया। पानी की ऑलरेडी हमारे देश में कमी है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो नीचे जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम को शिफ्ट करने वाली बात हो गई कि आपने क्रूड ऑयल तो कम इंपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम को शिफ्ट कर दिया पानी पे। गलत है ना। लोग इथेनॉल के चलते इवन ड्रोट प्रोन एरियाज में भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगा रहे हैं, राइस या फिर शुगर केन। गलत है। और आप ऐसा करते हो ना, ड्रोट प्रोन एरियाज में वाटर इंटेंसिव क्रॉप आप उगाते हो, तो भाई बहुत फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। और बार बार एक ही फसल उगाएंगे, जैसे बार बार गन्ना ही गन्ना गन्ना उगा रहे हैं बार बार साल पर साल, तो मोनोकल्चर का रिस्क होता है, सोइल की जो फर्टिलिटी है खराब हो जाती है। तो राइटर कहते हैं कि भाई इथेनॉल सॉल्यूशन नहीं है फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। फार्मर की इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि फसल के काटने के बाद में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। और आज भी ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिन्हें मार्केट का एक्सेस नहीं मिलता, यानी वो डिस्ट्रेस में अपनी फसल जो है वो बेच देते हैं जल्दबाजी में। समझ गए? तो यहां पे आप देखो मनी कहां से फ्लो करता है। कस्टमर ने पैसा दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, यानी HPCL BPCL इनको। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पैसा दिया डिस्टिलरीज को, इथेनॉल बनाने वाली जो डिस्टिलरीज हैं। बीच में शुगर मिल वाले भी हैं। तो भाई
फार्मर्स तक पैसा नहीं पहुंचता है, बीच वाले खा जाते हैं। फिर ये वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, फ्यूल एफिशिएंसी की शिकायतें आ रही हैं कि E20 वाला जो पेट्रोल है वो माइलेज घटा रहा है, कुछ इंजन के जो पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं, तो ये भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब एक सॉल्यूशन देते हैं राइटर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली तो बात, शुगर केन अभी यूज होता है या फिर डैमेज्ड राइस यूज होता है, तो इसकी जगह यूज होने चाहिए मेज या मिलेट्स। ये लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है मेज यानी मक्के को उगाने के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, और मिलेट्स की सहायता से इथेनॉल बनाया जाएगा तो मिलेट्स में ज्यादा स्टार्च नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो एक कन्फ्लिक्ट यहां पे भी है, ये भी आता है फूड वर्सेस फ्यूल कन्फ्लिक्ट। इंडिया जैसे देश में जहां पे इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, वहां पे आप खाने को डाइवर्ट कर रहे हो इथेनॉल बनाने के लिए जिसको पेट्रोल में मिलाया जा सके, ये गलत है, ये अनएथिकल है। एक पॉइंट ये भी आता है। तो राइटर सजेस्ट करते हैं 2G एथेनॉल पे ध्यान दिया जाए, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे ध्यान दिया जाए। 2G इथेनॉल में क्या होता है? नॉन फूड बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। नॉन फूड बायोमास मतलब जैसे एग्रीकल्चर के रेजिड्यूज हैं, जैसे पराली मान लो, पराली जैसे राइस की हार्वेस्टिंग करने के बाद में पीछे जो नहीं बच जाता उसे पराली कहते हैं, जो वेस्ट बच जाता है। तो ग्राउंड नेट यानी जो मूंगफली के छिलके हैं या फिर व्हीट स्ट्रा हैं, ये जो नॉन फूड बायोमास है ना, इनका इस्तेमाल कर लो इथेनॉल बनाने के लिए। इससे फिर ये भी नहीं होगा कि हाँ आप खाने को डाइवर्ट कर रहे हो इंडिया जैसे हंगर प्रोन कंट्री में, और इससे पोल्यूशन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब में जो बहुत पोल्यूशन होता है ना, पराली जला दी जाती है, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद में जो वेस्ट बचा है, रेजिड्यू बचा है, उसको जला दिया जाता है, वो प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। लेकिन देखो, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होगी अभी 2G इथेनॉल की, सरकार को R&D पे फोकस करना होगा, सरकार को इस पे सब्सिडी देनी होगी अगर देनी ही है तो ये 2G एथेनॉल वाला सजेशन राइटर देते हैं। और लास्ट में बोलते हैं कि देखो 2G एथेनॉल पे शिफ्ट हुआ जाए, वायबिलिटी गैप फंडिंग होनी चाहिए 2G इथेनॉल प्लांट्स के लिए, रिसोर्स एफिशिएंसी प्राइसिंग, मतलब सारे जो इथेनॉल हैं बराबर नहीं है, 1G इथेनॉल जो है वो देश की इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, इनको खत्म करना जरूरी है। और किसानों की इनकम को इंक्रीज करना है तो रूट काजेज जो हैं, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल की कटाई के बाद जो लॉस हो जाता है, मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते जो किसान है, आप इनको एड्रेस करो। और जो ब्लेंडिंग रेशो है, कितना इथेनॉल पेट्रोल में मिले, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते रहो, थोड़ा एडजस्ट करते रहो, ताकि कस्टमर्स को भी महंगा तेल ना बिके। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कस्टमर्स को महंगा तेल ना मिले। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बहुत ज्यादा सस्ते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग थोड़ा कम कर दी जाए। समझ गए? तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स में, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, फूड वर्सेस फ्यूल डायलेमा, ये सब। ये 2021 में यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, आप ये अटेम्प्ट कीजिए 2021 वाला क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।